नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गाश्रम स्थित गीता भवन में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने गीता प्रेस और कल्याण के पाठकों का आभार जताया और कहा कि इस शुभ अवसर पर उन्होंने उपस्थित होने का मौका देने के लिए उनको गीता प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह ने कहा कि भारत में हर वो व्यक्ति जिसकी सनातन धर्म में आस्था है, दुनिया में हर वो व्यक्ति जो वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय संस्कृति की ओर देख रहा है और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि से प्यार करता है वो गीता प्रेस से अनजान नहीं हो सकता। उन्होंने गीता प्रेस और कल्याण पत्रिका की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए इसके माध्यम से संस्कृति और धर्म की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने की सराहना की। आज कल्याण का शताब्दी वर्ष है, 100वां अंक यहां से प्रकाशित हो रहा है। मैं केशवराम जी को भी कहना चाहता हूं, आप भी 27 हो तब हम सबको जरूर बुलाइएगा। श्री केशवराम जी अग्रवाल, अध्यक्ष गोविंद भवन, मेरे मित्र और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान अनिल बलूनी जी, श्री नील रतन चांदगोठिया जी, और आज इस सभागार में उपस्थित गीता प्रेस और कल्याण के सभी वाचक और प्रशंसकगण, आप सभी को मेरा मनपूर्वक प्रणाम। सबसे पहले तो मैं गीता प्रेस का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल्याण के 100वें अंक के विमोचन में, इस पुण्य कार्य में उन्होंने मुझे उपस्थित रहने का मौका दिया है। भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर, दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया। आज वहीं मुंबई में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी यूबीटी संगठन में एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर को शिवसेना यूबीटी नगर सेवकों का नेता चुना गया। इस नई जिम्मेदारी के बाद किशोरी पेडनेकर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें नगर सेवकों का नेता चुने जाने पर बहुत खुशी है और उन्होंने कहा कि वो पहले भी महापौर रह चुकी हैं और अब एक बार फिर संगठन ने उन पर भरोसा जताया है। किशोरी पेडनेकर ने यह भी कहा कि वो पूरी निष्ठा से लोगों के लिए काम करेंगी और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे जो भी निर्णय लेंगे वो उन्हें पूरी तरह स्वीकार होगा। इस नियुक्ति को शिवसेना यूबीटी के लिए संगठनात्मक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीओ अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद संज्ञान लेंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि उनका मानना है कि इस विषय पर देश के बुद्धिजीवी और जज स्वयं संज्ञान लेंगे यानी सुओ मोटो लेंगे और न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा यमुना नदी की सफाई को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने यमुना के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए चल रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को सफाई कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यक्षमता बढ़ाने और यमुना में गिरने वाले नालों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से रोकने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए कुछ विशिष्ट लक्ष्यों के लिए सख्त समय सीमा तय की गई। मुख्यमंत्री ने जल बोर्ड और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। यमुना की स्वच्छता दिल्ली सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है और मुख्यमंत्री स्वयं इस पूरे मिशन की निगरानी कर रही हैं। तो करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में अपनी पहली महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक बुलाई। अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली औपचारिक संगठनात्मक बैठक है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और राज्यों के प्रभारी शामिल हुए और बैठक का मुख्य उद्देश्य नवनियुक्त अध्यक्ष के साथ परिचय और आगामी संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा करना। खासकर 2026 में होने वाले 5 राज्यों जिसमें केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम, यहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारी करना और संगठन विस्तार पर जोर दिया गया। 45 वर्षीय नितिन नवीन भाजपा के 12वें और सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने 20 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया था। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन और दुग्ध विकास राजनीतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज विकास भवन के सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटारे, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव और मुख्य विकास अधिकारी डीपी पाल की मौजूदगी में विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और आगामी योजनाओं पर मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देशी गाय का दूध अमृत समान होता है, इसलिए इनकी नस्ल पर सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्ष 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान के लिए 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 11,84,494 निराश्रित गोवंश को संरक्षण देने के लिए गौ संरक्षण केंद्र, अस्थायी गौ आश्रम और कान्हा गौ आश्रय स्थल की स्थापना का निर्णय लिया था। 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान, और आज ही हमने ये कहा है कि यहाँ सीडीओ से कोई ये गाय हमारी 2 ले रहा है तो हम 2 गाय उसको और फ्री देंगे ताकि वो पाले। और इसमें दूसरी योजना एक और कहा है कि इसमें किसान पूरी तरीके से अपनी निष्ठा लगाकर काम करेगा तो उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 25 गायों की स्कीम 64 लाख की है, इसमें 32 लाख का अनुदान है और भी नीचे तक इसको ले गए। दूसरा, लघु पशुओं में बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, ऐसी योजनाओं का लाभ बुंदेलखंड के किसानों को मिले। जैसे बकरी पालन की योजना थी, 10 बकरी 1 बकरा, 1,70,000 की स्कीम है, इसमें 90% का अनुदान है। तो इसी तरीके से लाभकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ किसान को मिलेगा। 2 गायों पर 80। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज में जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर स्थिति के बीच जेल का निरीक्षण करने डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता पहुंचे। बीते दिनों कन्नौज जेल से 2 कैदी 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए और इन दोनों फरार कैदियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इनमें से एक कैदी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका है। फरार होने के बाद पकड़े गए कैदी डंपे उर्फ शिवा से डीआईजी ने पूछताछ की। डीआईजी ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए जेल प्रशासन को कड़े निर्देश दिए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। जेल की सुरक्षा व्यवस्था हाल में अब आपके संज्ञान में है कि 2 कैदियों के फरार होने की घटना हुई थी, तो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। लोगों को, जो यहाँ का स्टाफ है, उसको ब्रीफिंग की गई, उसको बताया गया कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। और जो कैदी भागा था वो चूँकि यहाँ आ चुका है, उससे भी मैंने बात की। जेल की सुरक्षा व्यवस्था हाल में अब आपके संज्ञान में है कि 2 कैदियों के फरार होने की घटना हुई थी, तो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। लोगों को, जो यहाँ का स्टाफ है, उसको ब्रीफिंग की गई, उसको बताया गया कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। और जो कैदी भागा था वो चूँकि यहाँ आ चुका है, उससे भी मैंने बात की।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अभिनेता सुनील शेट्टी आज श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर में अपने परिवार और अपने दोस्तों के अच्छे स्वास्थ्य और आशीर्वाद की प्रार्थना की। सुनील शेट्टी ने इस अवसर पर बताया कि जो फिल्म रिलीज होने वाली है उसमें उनके बेटे आहान और निधि पहली बार निर्माता बन रही हैं और निधि फिल्म की लेखिका भी हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये फिल्म सफल होगी और आहान सहित इसमें शामिल सभी लोगों के लिए अच्छा प्रदर्शन करेगी ये फिल्म। सुनील शेट्टी ने यह भी कहा कि जब कोई फिल्म अच्छा करती है तो इससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री चलती रहती है और नाम होता है। खुद के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए, दोस्तों के लिए, स्वास्थ्य सब कुछ। और फिल्म जो रिलीज हो रही है, आहान भी है, मेरी बिटिया जैसी निधि भी है, उसके लिए कि वो पहली बार प्रोड्यूसर बन रही है, राइटर है फिल्म की, और आहान के लिए और बाकी सभी के लिए कि फिल्म अच्छी चले, ताकि फिल्म चलने से एक पूरी इंडस्ट्री चल जाती है, हमारी इंडस्ट्री के लिए, खुद के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी जिले में पुलिस ने फर्जी दरोगा बनकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फोन पर खुद को राजीव यादव बताकर लोगों को भरोसा उनका जीता और फिर उनके साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने लड़कियों को बरामद कराने के बदले ऑनलाइन 50,000 रुपये मांगने का भी खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने यूपी कॉप ऐप के जरिए गुम हुई लड़कियों की एफआईआर निकालकर पीड़ितों का पता निकाला और फिर गांव के प्रधान से संपर्क कर उन्हें फंसाया। 25 अक्टूबर को सैनी थाना में दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों तक पहुंची। ठगी करने वाले दीपेंद्र यादव, प्रदीप कुमार और अजय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपी जनपद झांसी के थाना कटेरा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड, 11 आधार कार्ड और 8 सिम बरामद किए। काम करने का तरीका है, ये फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करते थे पीड़ित को, और पीड़ित को इस तरह से बात करते थे जैसे लगता था पीड़ित अधिकारी है, वास्तविक पुलिस अधिकारी है, और उनसे अपना एक स्कैनर कोड डालता था और उसमें पैसा पेटीएम आदि के माध्यम से डलवा लेता था। इस तरह से एक ठगी थाना सैनी में हुई थी। 50,000 रुपया इन्होंने ठग लिया था उस पीड़ित परिवार से। हुआ यह था कि पीड़ित परिवार की एक लड़की का अपहरण हुआ था और गई थी, उसमें एफआईआर लिखा गया था। लड़की तब तक नहीं मिली थी और इन्होंने उस एफआईआर को साइबर जो कॉप के जरिए से एफआईआर पूरा निकाला और उसमें फिर उस एड्रेस पे गए, एड्रेस से पूरी जानकारी करके फिर ये बताया कि तुम्हारी लड़की की जानकारी हमें मिल गई है और काम। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में हरियाणा और उत्तराखंड के नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी यानी डीसीसी के अध्यक्षों को संबोधित किया। इस 10 दिवसीय शिविर जो कि 13 से 22 तक चलने वाला है, इसका उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए संगठनात्मक ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। बैठक में हरियाणा के 32 और उत्तराखंड के 27 जिलाध्यक्ष शामिल हुए। राहुल गांधी ने इन पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में सत्र आयोजित किया और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। हालांकि मुख्य प्रशिक्षण सत्र के दौरान केवल जिला अध्यक्षों को ही अंदर रहने की अनुमति थी और वरिष्ठ नेताओं को कार्यक्रम स्थल पर अलग बैठाया गया था। शिविर में पार्टी की विचारधारा, नीतियां और चुनावी रणनीति और जनता की समस्याओं को उठाने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा की गई। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जंगली हाथियों और अन्य जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को बर्बाद करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना के जिला प्रमुख संजय राणा ने बताया कि यूपी उत्तराखंड सीमा के सिट गांव में किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से काफी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों की समस्या को लेकर शिवसेना ने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। ये मामला बिजनौर के कालागढ़ वन रेंज क्षेत्र से जुड़ा है, जहां किसानों को लगातार फसल नष्ट होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
तो अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर की स्थापना की दूसरी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज पीलीभीत जनपद के पूरनपुर में हिंदू संगठनों द्वारा एक विशाल और भव्य बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में सनातनी हाथों में भगवा ध्वज लेकर सड़कों पर उतरे, जिससे पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान उठा। और केसरी रंग में रंगा पूरनपुर हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित इस रैली में युवाओं और बुजुर्गों का जोश देखने लायक था। हजारों की संख्या में शामिल हुए सनातनियों ने अनुशासित तरीके से बाइक रैली निकाली। नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए इस जुलूस का स्थानीय नागरिकों ने भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली की संवेदनशीलता और भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पूरनपुर कोतवाली पुलिस की देखरेख में पूरी रैली संपन्न हुई। पुलिस बल ने सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पहरा दिया और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। खुशी के इस माहौल के बीच रैली में शामिल लोगों ने माघ मेले में संतों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। आज जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में संपूर्ण हिंदू समाज और सभी सनातनी संगठन जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं उनके नेतृत्व में यह सनातनी रैली इसलिए निकाली गई है कि अयोध्या में जो भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का द्वितीय वर्षगांठ है, इस उपलक्ष्य में आज यह पूरनपुर में विराट भगवा रैली निकाली गई है। आज तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर में राष्ट्रीय राजमार्ग मेरठ पौड़ी बिजनौर पर हाईवे के काम को लेकर एनएचएआई के कर्मचारी और वन विभाग के अधिकारियों के बीच झड़प हो गई। दरअसल मामला खड़े पेड़ और मिट्टी को हटाने को लेकर बताया जा रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और चोटिल होने की भी बात कही गई। बिजनौर की जिलाधिकारी जसप्रीत कौर ने मामले की जांच के लिए एक जांच टीम गठित की है। जांच टीम घटना की पूरी पड़ताल कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। कल मेरठ बिजनौर हाईवे, जो हमारा मैसूमा बिजनौर हाईवे का काम है, वहाँ पर एक घटना का संज्ञान एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कार्यरत एसडीओ श्री ज्ञान सिंह जी हैं, वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ उनके वर्कर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ बुरा बिहेवियर किया, मारपीट करी और उनके डंपर जो है वो वहाँ से उठाए। दूसरी तरफ फॉरेस्ट वालों ने पूछने पर ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने एनएचएआई के जो कार्य कर रहे थे उन लोगों ने वहाँ 3 पेड़ जो हैं वो डैमेज किए हैं। दोनों तरफ से एलिगेशन है। इसके संबंध में हम लोगों ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर ली है, जिसमें एडीएम और एसपीसीटी साहब रहेंगे। दोनों पक्ष जो हैं, दोनों की बात सुन के एविडेंस देखते हुए कहीं कोई वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है उसका भी संज्ञान लेते हुए एक स्पष्ट रिपोर्ट जो है मुझे प्राप्त कराएंगे अगले 2 से 3 दिन में, और जो भी उस रिपोर्ट में आएगा उसके क्रम में कार्रवाई करी जाएगी। कल तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महोबा जनपद में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जिलाधिकारी गजल भारद्वाज के निर्देश पर राजस्व विभाग, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात अवैध खनन विरोधी अभियान के तहत कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के पनवाड़ी थाना अंतर्गत ग्राम बराना में की गई, जहां अवैध बालू खनन करते हुए 2 एलएनटी मशीनें पकड़ी गई और उन्हें मौके पर ही सीज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पनवाड़ी थाना क्षेत्र में बाबा नामक बालू माफिया काफी समय से सक्रिय था और प्रशासन की इस अचानक की हुई कार्रवाई से माफियाओं में अफरा तफरी मच गई और बाबा नामक बालू माफिया के हाथ पांव फूल गए। प्रशासनिक टीम ने स्पष्ट संदेश दिया कि जिले में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम प्रदीप कुमार ने कहा कि आगे भी इस तरह की कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस कार्रवाई से अवैध खनन में संलिप्त लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। कल एक 10 साढ़े 10 बजे के करीब एक मुझे सूचना मेरे सीयूजी नंबर पे प्राप्त हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि ये नगारा घाट बरौना एरिया पड़ता है। बरौना क्षेत्र में कोई बालू का अवैध खनन कर रहा है। उसके संपर्क पे हमारे द्वारा एक टीम भेजी गई थी। टीम ने मौके पे निरीक्षण किया। ये बरौना नदी पड़ती है शायद, क्या है, तो उस क्षेत्र में 2 एलएनटी मिली, जिनको मौके पे सीज करके थाना पनवाड़ी को सुपुर्द किया गया है। हमारे द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहां अवैध खनन के खिलाफ इसी तरह के थाना अजनर में भी कार्य किया गया। पनवाड़ी क्षेत्र में दोबारा ये घटना घटी है, तो लगातार टीमों को सक्रिय करके इस कार्रवाई को किया जा रहा है। और जो हमारे शासन के और माननीय सरकार के दिशा निर्देश हैं और जिला अधिकारी के नेतृत्व में
जो भी अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होती हैं उनमें तत्काल कार्रवाई की जाती है। कल एक 10 साढ़े 10 बजे के संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा के आवास पर आज न्यायालय के निर्देश पर कुर्की की गई। शारिक साठा गैंग के अधिकांश संभल हिंसा के आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन शारिक साठा 2019 से ही संभल शहर से फरार है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला 24 नवंबर की संभल हिंसा से ये जुड़ा हुआ है, संभल हिंसा के मुख्य आरोपी के आवास पर न्यायालय के निर्देश पर प्रशासन ने कुर्की की और कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि शारिक साठा 2019 से ही फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई में छुपा हुआ है। संभल हिंसा में विदेशी कारतूस भी बरामद हुए थे और दुबई में बैठकर हिंसा भड़काने के आरोप में शारिक साठा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। शारिक साठा पर 55 से अधिक मुकदमे वाहन चोरी के दर्ज हैं। पहले से पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया है और उसकी तलाश की जा रही है। नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले जो कि यहाँ से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। उसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। 84 DNS में माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराया जा रहा है और रात अभियुक्त के इस मकान को आइडेंटिफाई किया गया था और इसके संबंध में माननीय न्यायालय का आदेश जो प्राप्त हुआ है आज उसका अनुपालन मौके पर कराया जा रहा है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।